इसका कोई रास्ता नहीं था। अगर उनकी सभी टैबलेट संकट संकेत प्राप्त कर सकती थी तो उनकी प्रभावी सीमा को बहुत कम करना पड़ता। उनकी सीमा को जितना संभव हो उतना महान रखने के लिए उनकी लचीलापन को कम करना पड़ा था। क्या तुम्हें सीमा और नेहा के तुम्हें ढूंढने आने की चिंता नहीं है? शांभवी को किसी भी पुरुष को पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन वह राघव के साथ अलग तरह से व्यवहार करती थी। उसने वास्तव में वापस मजाक किया, हाँ, मैं नहीं डरता, लेकिन किसी भी हाल में उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। राघव हंसा। यह अज्ञात था कि पिछली बार हुए स्पर्श के कारण था या नहीं, लेकिन शांभवी अब उसके प्रति बहुत ज्यादा गर्मजोशी से पेश आ रही थी। राघव के आगमन से हेवन फीमेल अलायंस के शिष्यों में खुशी की लहर दौड़ गई और वे दौड़कर उसके पास आ गए। इससे शांभवी को गर्जने पर मजबूर होना पड़ा। क्या तुम सबका काम हो गया है? क्या सभी समुद्री राक्षस मारे गए हैं? या तुम सबको पैसे कमाने के इस मौके की परवाह भी नहीं है? राघव एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। अगर उसकी बुद्धिमान आंखें हम में से किसी एक का पक्ष लेने लगे तो अंकों की परवाह कौन करेगा? उनकी तुलना में वे कुछ भी नहीं होंगे। है, कुछ महिलाओं ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि शांभवी बाहरी लोगों के प्रति, खासकर पुरुषों के प्रति शांत थी। वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद उसके शिष्यों ने लंबे समय से उसके चरित्र को पहचान लिया था। उसका बाहरी रूप एक ब्लेड की तरह था, लेकिन उसका दिल अंदर से नरम था। वे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, आप हमारे गठबंधन प्रमुख को कब जीतेंगे? तब हेवन फीमेल अलायंस की सभी सुंदरियां आपकी सेवा करेंगी। विशेष रूप से बेशम युवतियों में से एक ने इतनी बहादुरी वाली बात चिल्लाई। राघव हक्का बक्का रह गया। क्या ऐसी कोई संभावना थी? एक को जीतकर वो हजारों अन्य सुंदरियों को जीत लेगा? नहीं, वह ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अगर उसने नहीं सोचा तो क्या वह जानवर से कम नहीं होगा? शांभवी लाल हो गई और उसने उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर दिया जिसने अभी अभी चिल्लाया था। लेकिन वह महिला होशियार थी और चिल्लाने के तुरंत बाद वह भाग गई थी। हाँ, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की महिलाएं सब यहां हैं। उत्कृष्ट। तुम में से कोई भी आज भाग नहीं पाएगा। भाइयों, हम आज रात जी भरकर खेल पाएंगे। अचानक उनके सामने बिना किसी चेतावनी के एक विशाल उड़ने वाली नाव दिखाई दी। गुंजन। हवा में 10,000 से ज्यादा आकृतियां दिखाई दी और उनमें से हर एक ने एक लाठी हिलाई। साथ में उन्होंने पूरे हेवन फीमेल अलायंस को घेरने के लिए एक गोलाकार बाधा बनाई। उसी समय हवा में बर्फ तैरने लगी, जो दुनिया को सील करने के लिए विशाल बर्फ की बत्तियां में संगठित हो गई। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की लड़कियों, मेहमानों को प्राप्त करने के लिए आओ। जैसे ही हेवन फीमेल अलायंस के शिष्य हैरान और घबराए हुए थे, बाधा के बाहर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। बोलने वाले व्यक्ति को देखकर राघव ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। ये एक बार फिर से एक परिचित व्यक्ति था। ये वो व्यक्ति था जिसकी घिनौनी जुबान थी, जिसने नेहा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि उसने नकाब पहना हुआ था, उसने अपनी आवाज को बिल्कुल भी नहीं छिपाया था। तुम हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के वह दुष्ट हो। ये मत सोचना कि हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे सिर्फ इसलिए कि तुमने नकाब पहना हुआ है। हेवन फीमेल अलायंस के शिष्यों ने चिल्लाया। राघव ने सिर हिलाया। शायद उसने हेवन फीमेल अलायंस की महिलाओं को अपनी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। तब वे सोचेंगी कि ये एक लड़ाई है, नरसंहार नहीं। राघव ने देखा कि चाहे वो शांभवी हो या रंजिता, किसी ने भी इस हमले की गंभीरता को नहीं पहचाना था। अभी वे सभी केवल बाधा के बाहर की आकृतियों को गुस्से से कोस रहे थे। अगर उन्होंने बाधा के बनते ही तुरंत पूरी ताकत से हमला कर दिया होता तो बचने का एक मौका होता, लेकिन वह मौका जल्दी से गायब हो गया। अपने प्रतिद्वंदी की स्थिति का अनुमान लगाकर उन्होंने इस तथ्य से ध्यान हटा दिया कि वे वर्तमान में एक मौत के जाल में फंसे हुए हैं। राघव थोड़ा मदहीन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। शायद गणेश को भी इसी तरह लुभाया गया था। जब वे हैरान थे और अभी भी समझ नहीं पाए थे, उसका फायदा उठाते हुए उनका मौत का जाल पूरी तरह से तैयार हो गया था। जब तक वे समझते बहुत देर हो चुकी होती। राघव भीड़ के बीच छिपा रहा।
इन हमलावरों में से किसी ने भी उसे अभी तक नहीं देखा था। और इस पल बाधा के बाहर एक और आकृति दिखाई दी, एक ऐसी आकृति जिसने शांभवी और दूसरों के भावों को बदल दिया। वह इंसान एक शंक्वाकार टोपी पहने हुए था जिसने उसका चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। इतना ही नहीं, ये टोपी कोई साधारण चीज नहीं थी। ये एक विशेष उपकरण था जो उसे किसी भी दिव्य चेतना से अलग रखता था। लेकिन शांभवी, रंजिता और बाकी सब अच्छी तरह से जानते थे कि वह कौन है। सचिन। उनके दिल दहल गए। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सचिन यहां अचानक प्रकट होगा। एक बड़े हाथ ने टोपी को फाड़कर फेंक दिया, जिससे एक ऐसी खोपड़ी सामने आई जो ऐसे दिख रही थी जैसे उस पर कन खजूरे रेंग रहे हों। यह वास्तव में हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट की युवा पीढ़ी का सबसे ताकतवर विशेषज्ञ सचिन था। पहले सचिन की अभ्यास की बुनियाद फाउंडेशन फोर्जिंग के तीसरे हेवन स्टेज पर थी, लेकिन आज वो पहले ही 7वें हेवन स्टेज पर पहुंच चुका था। उसकी भयानक आभा को बाधा के पार से भी महसूस किया जा सकता था, जिससे वे सब कांप उठे। सचिन 7वें रैंक का सेलेस्टियल था और निचले रैंक के सेलेस्टियल्स पर उसका एक जन्मजात दबाव था। जैसे ही उसने अपनी आभा को जारी किया, उन सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ उनके दिल को कुचल रहा हो। उस दबाव में सांस लेना भी मुश्किल था। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो आज्ञाकारी बनकर आत्मसमर्पण कर दो। हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए। हम तो बस एक्सुएंशन दाओ सेक्ट से बात करना चाहते हैं, सचिन ने कहा। तुम किस बारे में बात करोगे? तुम एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के रक्षा क्षेत्र तक चुपके से हमला करने आए हो। यह साफ तौर पर एक सोची समझी साजिश और उकसावा है। तो बात करने के लिए बचा ही क्या है? शांभवी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। राघव अभी भी छिपा रहा। उसने चुपके से शांभवी को सचिन से बात करने के लिए कहा ताकि यह देखा जा सके कि वे कोई उपयोगी जानकारी निकाल सकते हैं या नहीं। चूंकि तुम मरना ही चाहते हो तो हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। सचिन ने बहुत सिकोड़ी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके पीछे 7 स्टार्स रिफ्लेक्ट ऑन द रनिंग सी नाम का प्रदर्शन प्रकट हुआ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। वरिष्ठ अभ्यास भाई, ये सब सुंदरियां हैं। इन्हें मारना बहुत अफसोसजनक होगा। क्या यह संभव है कि हम उस शिष्य ने जिसने कभी नेहा से लड़ाई की थी, उससे विनती की, मैं तुम्हें एक अगरबत्ती जितना समय देता हूं। अगर तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए तो सबको मार देना। सचिन ने कुछ देर हिचकिचाहट के बाद आदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ अभ्यास भाई। चिंता मत करो, उनमें से जो सबसे सुंदर है वो तुम्हारी होगी। शांभवी का चेहरा फीका पड़ गया। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के ये शिष्य, जो नेक मार्ग का हिस्सा थे, इतने नीच कैसे हो सकते हैं। उसे यह नहीं पता था कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य मार्ग का अभ्यास नहीं करते थे। वे जादुई कलाओं का अभ्यास करते थे। उनके लिए शारीरिक शक्ति की जरूरत कम थी और वे आध्यात्मिक शक्ति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते थे। एक पुरुष के लिए कमजोर शारीरिक शक्ति उनके आत्मविश्वास पर एक घातक वार हो सकता था। कौन सा पुरुष सबसे मजबूत शरीर नहीं चाहता? लेकिन उनके पास वह नहीं था। उनकी जादुई कलाएं चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उनके दिलों की गहराई में दबी हीन भावना को भर नहीं पाती थी। जो लोग हीन महसूस करते थे, वे आमतौर पर अपने दिल की कमजोरी को छिपाने के लिए सबके सामने ये दिखाना चाहते थे कि वे कितने अद्भुत हैं। इसलिए हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य सब घमंडी होते थे और अपनी शक्ति दिखाने के लिए दूसरों का अपमान करते थे। दूसरों का अपमान करने और उन्हें नीचा दिखाने के अलावा उनके पास अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का एक और तरीका था, और वह महिलाओं से जुड़ा था। जब वे किसी महिला को वश में करते थे तो उन्हें एक तरह का सुकून महसूस होता था, खासकर जब वह कोई मजबूत महिला हो। वे जितनी मजबूत महिला को वश में करते थे उतना ही गर्व महसूस करते थे। इसलिए हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के बहुत सारे शिष्यों के दिमाग कामुक विचारों से भरे रहते थे। साफ शब्दों में कहें तो उनके दिल थोड़े टेढ़े थे। वे राजमहल के हिजड़ों से थोड़े बेहतर थे, बस थोड़े से। अब इन सभी सुंदरियों को देखकर उन सबकी आंखों में एक कामुक चमक थी। कुछ जगहों पर तो उनके शरीर में उभार भी आ गए थे। केवल शक्तिशाली महिलाओं को वश में करके ही वे पुरुषों जैसा महसूस कर पाते थे।
भाइयों, ये अपनी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। हमला करो। 10,000 स्पिरिट रिस्ट्रिक्शंस। पहले शिष्य की चीख के बाद बाकी शिष्यों ने अपनी छड़ियां लहराई और 10,000 से ज्यादा भ्रामक आत्मा वाले जानवर बाधा से बाहर निकल आए। वहां भेड़िए, कीड़े, चीते, तेंदुए, पक्षी और मछलियां थी। हर कोई एक को नियंत्रित कर रहा था। अचानक बाधा चमक उठी और जानवर दहाड़ने लगे। हालांकि वे उड़ने वाली नाव की रक्षा में थे, फिर भी हेवन फीमेल अलायंस की शिष्याओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बेहोश होने वाली है। वो एक ध्वनि तरंग हमला था। बाधा के अंदर फंसी हुई ध्वनि तरंगे बार बार गूंज रही थी, और जैसे जैसे वे इस हमले को जारी रखते गए, इसका परिणाम और तीव्र होता गया। सुंदरियों को दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ अपने कानों को पकड़े देखकर हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के सभी शिष्य कामुक ढंग से मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि एक बड़ी आकृति धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। एक नीली रोशनी हवा में जमा हुई। उसकी आवाज उनकी जादुई कलाओं की ध्वनि तरंगों से दब गई थी। सचिन, बहुत समय हो गया। तुम्हारा चेहरा अभी भी ठीक है। राघव की आवाज में एक खास ऊर्जा थी जिसने उसे ध्वनि तरंगों के ऊपर से गूंजने दिया। ये ध्वनि तरंगों से कहीं ज्यादा हावी थी। उसकी आवाज एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी और इसने बाधा को भी हिला दिया। राघव कोई ध्वनि तरंग हमले नहीं जानता था, इसलिए उसने बस अपनी आवाज को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति से बल दिया था। हमलावर शिष्य सिर्फ उसकी आवाज के जोर से थोड़ी देर के लिए कुछ भी सुनने की क्षमता खो बैठे। राघव को देखकर हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के सभी शिष्यों की आंखें सिकुड़ गई और सचिन के चेहरे का भाव बदल गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राघव महिलाओं के बीच छिपा होगा। उसके दिल में अचानक एक असुविधा की भावना जाग उठी। कुछ गड़बड़ है, भागो, सचिन ने आदेश दिया। अफसोस की बात है कि राघव की दहाड़ के बाद हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य अभी भी कुछ सुन नहीं पा रहे थे। एक विशाल नीली रोशनी बाधा से टकराई, उसे तुरंत तोड़ डाला। नीली रोशनी भी फट गई, जिससे पागलपन भरी ऊर्जा जारी हुई। शिष्य सब बाधा के अलग अलग हिस्सों में थे, लेकिन नीली रोशनी के इस विस्फोट ने, इस एक हमले ने उनमें से आधे को तुरंत मार डाला। जो शिष्य विस्फोट से बचने के लिए काफी दूर थे, वे भी बाधा के फटने की प्रतिक्रिया से घायल हो गए और वे पागलों की तरह खून की उल्टी करने लगे। ये हमला स्वाभाविक रूप से क्लाउड की तरफ से था। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के हजारों शिष्य एक ही झटके में मारे गए थे। हेवन फीमेल अलायंस की शिष्याओं को अभी भी पता नहीं चला था कि क्या हो रहा है। राघव पहले ही सचिन के सामने पहुंच चुका था। ब्लड रिंग कर आसमान की ओर इशारा कर रही थी। सचिन, मुझे देखने दो कि तुम इस दौरान कितने आगे बढ़े हो कि फिर से मरने के लिए हिम्मत कर पाए हो। राघव की तलवार ने सचिन को जकड़ लिया। लापरवाह होने की हिम्मत न करते हुए उसने जल्दी से अपनी सुनहरी तलवार निकाली। सचिन हैरान होकर पीछे की ओर फेंक दिया गया। हालांकि वो फाउंडेशन फोर्जिंग के देर के चरण तक पहुंच चुका था, फिर भी वह अपनी बेहतर अभ्यास बुनियाद का उपयोग राघव को दबाने के लिए नहीं कर पा रहा था। हालांकि राघव केवल फाउंडेशन फोर्जिंग के तीसरे हेवन स्टेज पर था, लेकिन उसने उस स्तर तक पहुंचने के लिए 550 मिलियन यून स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए थे। उसके 108,000 अमर मंच उसे अपार शक्ति दे रहे थे। यहां तक कि राघव भी नहीं जानता था कि वह अब कितना शक्तिशाली हो गया था। सचिन को एक ही झटके में फेंकने के बाद राघव ने शांभवी और दूसरों की ओर देखा जो अभी भी हक्के बक्के थे। उन सबको मार डालो। उनके भागने की चिंता मत करना, क्योंकि क्लाउड उन्हें मार देगा। मैं इस बेवकूफ सचिन को काट डालूंगा। राघव पहले ही उसके पीछे लग चुका था। सचिन का प्रदर्शन सक्रिय था और उसके पीछे एक सुनहरा दानव प्रकट हुआ। उसने एक सुनहरी तलवार पकड़ी हुई थी। यह सुनहरी तलवार वही किंग आइटम तलवार थी जिसका उपयोग उसने पहले किया था। अब उसने इसे इस दानव को दे दिया था। हम्फ, मैं तुम्हें अपने गोल्डन बैटल जनरल की शक्ति दिखाता हूं। सचिन दहाड़ा। वो सुनहरे दानव के सिर पर उड़ गया। हाथों से मुहरे बनाते हुए वो सीधे उसके माथे पर बैठ गया। अचानक सुनहरे दानव ने अपनी तलवार घुमाई और हंसते हुए कहा, राघव, ये एक जादुई कला है जो मैंने अभी अभी सीखी है। आज
मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके इसका अभ्यास करूंगा। तुम्हें अपने गोल्डन बैटल जनरल द्वारा मारा जाने वाला पहला व्यक्ति बनने दूंगा। राघव थोड़ा हैरान था। सचिन वास्तव में इसे बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए अपने सुनहरे दानव के साथ विलय कर गया था। यह पहली बार था जब उसने ऐसी जादुई कला देखी थी। मर, सचिन दहाड़ा और विशाल सुनहरी तलवार को राघव पर दे मारा। राघव मुस्कुराया, तुम हो जो मरेगा। उसके पीछे उसका दिव्य चक्र प्रकट हुआ और उसकी आंखों में 4 तारे दिखाई दिए। ब्लड रिंग कर वार किया। धमाका, समुद्र पर विशाल लहरें फटी और आसमान में ऊंची उठ गई। बाकी लड़ने वाले शिष्य प्रभाव से बचने के लिए जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा चलाने लगे। हेवन फीमेल अलायंस की शिष्याओं को यह देखकर हैरानी हुई कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य समुद्र की लहरों को रोकने के लिए ढाले निकाल रहे थे। उन्होंने सचमुच में हमला करना बंद कर दिया था। उनके शारीरिक शरीर कमजोर हैं, उन्हें मार डालो। हेवन फीमेल अलायंस की एक शिष्या चिल्लाई। लहरों को नजरअंदाज करते हुए उसने पूरी ताकत से तलवार का हमला किया। कुतिया, तुम पागल हो गई हो। तुम भी ऐसे ही मरोगी। जिस शिष्य पर हमला हो रहा था वह दहाड़ा। फिर देखते हैं कौन मरेगा। महिला शिष्या ने उसकी चीख को नजरअंदाज कर दिया। उसकी तलवार ने उस व्यक्ति की रक्षा को तोड़ दिया और उसी समय उन पर भयानक समुद्र की लहर ने वार किया। उसने खून की उल्टी की और पीछे हट गई, जबकि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट का शिष्य सीधे लहर से टुकड़ों में बिखर गया। हेवन फीमेल अलायंस की शिष्याओं की आंखें चमक उठीं। ये एक अच्छा मौका था। उन्होंने सबने लहरों को नजरअंदाज किया और पूरी ताकत से हमले किए और वे लहरों से बुरी तरह घायल हुई। लेकिन हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के जिन शिष्यों की रक्षा टूट गई थी वे सब टुकड़ों में बिखर गए। उनके कई आत्माएं बाहर निकल गई और भागने की कोशिश की, लेकिन महिला शिष्याओं ने शक्तिशाली आध्यात्मिक जादुई कलाएं चलाई जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से बुझा दिया। शांभवी और रंजिता उन सबको मारने के लिए पूरी जान लगा रही थी। वे दोनों सैकड़ों से एक ही समय में लड़ रही थी और ये कहने की जरूरत नहीं थी कि वे शक्तिशाली थी। वे अस्थायी रूप से बराबर पर थी। स्प्लिट द हेवंस 3, ब्लड ड्रिंकर ने वार किया, सुनहरी तलवार से टकराते हुए। धमाका, जब ब्लड ड्रिंकर सुनहरे दैत्य की तलवार से टकराया तो उनके नीचे का समुद्र विस्फोट कर उठा और विशाल लहरों ने सूरज को ढक लिया। सुनहरा दैत्य राघव के हमले से हवा में उछल गया। उसके शरीर पर दरारें आई, लेकिन वे तुरंत ठीक हो गई। सुनहरे दैत्य के पीछे 7 स्टार्स रिफ्लेक्ट ऑन दी रनिंग सी उसे अनंत ऊर्जा दे रहा था। मर जा, हवा में राघव की दहाड़ बिजली की तरह गूंजी। उन्होंने ब्लड ड्रिंकर को बार बार झटका। खून के रंग के प्रकाश की लहरें रिहा की। उनके 108,000 अमर मंच उन्हें असीम शक्ति दे रहे थे और उन्हें लगा कि वह अपनी सारी ऊर्जा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। उनके हर हमले पिछले से ज्यादा तेज और भयंकर थे। फाउंडेशन फोर्जिंग के तीसरे स्वर्ग मंच तक पहुंचने के बाद यह उनकी पहली वास्तविक लड़ाई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति को चरम पर उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें चिंता थी कि उनका शरीर इतनी अचानक छलांग को सहन नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहां तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि उनके 108,000 मूल रूनों के भीतर की ऊर्जा कितनी भयानक थी। उन्हें अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना था। उनके हर वार में पहाड़ जितना वजन था, जिससे समुद्र में विशाल लहरें विस्फोट कर रही थी। कमीने, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? सचिन भड़क उठा। जब वे पहली बार लड़े थे तो वह केवल शुरुआती फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में था। अपनी हार के बाद उसने अपनी खेती के आधार को बढ़ाने के लिए पूरी जान लगा दी थी। कुछ ही महीनों में 7वें स्वर्ग मंच तक पहुंच गया था। वो लगभग पिछली पीढ़ी के शिष्यों से आगे निकल चुका था। उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि राघव बिना अपने ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मों के भी उसे दबा रहा है। राघव के हर हमले को सहना उसके लिए मुश्किल था। सचिन आखिरकार दहाड़ा और 7 स्टार्स रिफ्लेक्ट ऑन दी रनिंग सी गायब हो गया। वो सारी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। उसका रक्तबल अचानक फट पड़ा और उसके स्पिरिट ब्लड को बुलाने पर उसका सुनहरा दैत्य लाल हो गया। खून के रंग के रून उसके शरीर को ढक गए। मर जा,
सचिन ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा। उसने उसे आसमान की ओर इशारा किया और फिर नीचे की ओर वार किया। धमाका! ब्लड ड्रिंकर ने सचिन की सुनहरी तलवार पर वार किया और एक ज्वालामुखी की तरह अपार शक्ति फट पड़ी। राघव के अमर मंच तेजी से घूमने लगे, जिससे उन्हें अक्षय ऊर्जा मिली। विशाल समुद्री लहरें उनकी ऊर्जा को समाये हुए उछल पड़ी। शांभवी हैरान थी और सबको बचाव के लिए कहने ही वाली थी कि तभी उसे अचानक रंजिता की आवाज सुनाई दी। मैं इसे रोकूंगी। हम राघव की शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी को नष्ट कर देंगे। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों ने इन भयानक लहरों को देखा और जल्दी से पीछे हट गए। उन्होंने हमला करना छोड़ दिया और वे सभी एक साथ जमा हो गए। अब उनमें से केवल 3000 बचे थे। अपनी शक्तिशाली जादुई कलाओं का उपयोग करते हुए वे संघर्ष करते रहे, लेकिन ये विशाल लहरें पूरी तरह से भयानक थी। उनमें राघव और सचिन दोनों की भयानक शक्ति समाई हुई थी। शारीरिक शरीर को छोड़ो, यहां तक कि स्टील भी टुकड़ों में फट जाता। 3 रैंक 6 सेलेस्टियल्स के आदेश पर हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के सभी शिष्य इकट्ठा हुए और इस भयानक झटके को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा मिला दी। अब यह दोनों पक्षों के लिए लड़ाई जारी रखने का समय नहीं था। यह सब इस बात पर निर्भर था कि इस भयानक लहर को कौन सह पाएगा। गूंज! जैसे ही हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के सभी शिष्यों ने मंत्र जपे और अपनी लाठियां लहराई, उनके चारों ओर एक विशाल गोलाकार बाधा दिखाई दी। वह बाधा अभी दिखाई ही दी थी कि उसके चारों ओर एक और जमा हो गई, फिर एक तीसरी और एक चौथी, जब तक कि उन्हें 9 बाधाओं ने सुरक्षित नहीं कर लिया। कमीनी औरतें, जाकर अपनी मौत से मिलो। अपना बचाव स्थापित करने के बाद हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों ने हेवन फीमेल अलायंस पर ताने मारे, जो अभी तक इकट्ठा भी नहीं हो पाई थी। उनके विचार में भले ही वे बचाव बना ले, वे उनके पक्ष जितने सुरक्षित नहीं होंगे। भले ही वे लहर को सह ले, उनमें से कम आधे मर जाएंगे। हेवन फीमेल अलायंस के शिष्यों ने उनमें से इतनों को मार डाला था। अब उन्हें आखिरकार वापस वार करने का मौका मिला था। जल की आत्मा, जल ड्रैगन आसमान को उभार देता है। जैसे ही हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य उन पर ताने मार रहे थे, रंजिता ने तेजी से हस्त मुद्राएं बनाई और उसके माथे पर एक रूम चमक उठा। उसमें से जीवन ऊर्जा खिल उठी और पानी अचानक उठ गया। एक विशाल जल ड्रैगन बन गया। वो इतना विशाल था कि वे उसका पूरा शरीर भी नहीं देख सकते थे। उसने तेजी से हेवन फीमेल अलायंस के शिष्यों के चारों ओर कुंडलित किया, उनकी रक्षा करते हुए। धमाका! विशाल लहर उनसे टकराई। जल ड्रैगन और 9 बाधाएं दोनों हवा में उछल गए। जब उनकी दृष्टि साफ हुई तो हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य जोर जोर से खुशी मनाने लगे। वे सुरक्षित बच गए थे और उनकी बाधाओं को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। क्या वे कमीनी औरतें मर गई? चारों ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि जल ड्रैगन चला गया था और हेवन फीमेल अलायंस के सभी शिष्य भी गायब हो गए थे। उनमें से एक ने आह भरी, वे सब मरे तो नहीं होंगे, है ना? ये तो बर्बादी है। रुको, वहां कोई है। अचानक किसी ने चिल्लाया। एक आकृति किसी अज्ञात बिंदु पर हवा में दिखाई दी थी। उन्हें ठंडी निगाहों से देख रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी असीमित खूलतीर। शांभवी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। अपनी अंतिम हस्त मुद्रा पूरी करते हुए उसके सामने एक विशाल तीर जमा हुआ। यह पूरी तरह से फूलों की पंखुड़ियों से बना था और आगे की ओर शूट हुआ। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों की हैरान निगाहों के सामने उनकी बाधाएं एक एक करके टूट गई। लेकिन अफसोस, शांभवी के पूरी ताकत के हमले ने उनकी 8 बाधाओं को ही तोड़ा। अंत में अंतिम बाधा से टकराने पर उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों में से एक हंसा। भाइयों, उसे पकड़ो। वो अकेली बची है, इसलिए गलती से भी उसे मारना नहीं। ठीक इसी क्षण समुद्र की सतह पर विस्फोट हुआ और एक विशाल जल ड्रैगन दिखाई दिया। उसके सिर के ऊपर एक पूरी तरह से अक्षुण्ण उड़ने वाली नाव टिकी हुई थी। जल ड्रैगन ने तुरंत अपना मुंह खोला और उन पर शूट किया, जिससे हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों के चेहरे पूरी तरह से बदल गए। एक रैंक 6 सेलेस्टियल दहाड़ा, बाधा को मजबूत करो, और उसने अपनी अंतिम बाधा पर अपनी लाठी दबा दी।
बाकी शिष्यों ने भी उसका समर्थन करने के लिए हलचल की। जल ड्रैगन ने बाधा पर एक विशाल जल तीर थूक दिया। ये एक सेब पर बिजली गिरने जैसा था। एक ही धमाके में हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेट के सभी शिष्य गायब हो गए। जहां तक जल तीर की बात है, वो क्षितिज के पार आगे बढ़ता रहा। वाह, बहन रंजिता कितनी अद्भुत है। हेवन फीमेल अलायंस खुशी से झूम उठी। उन सभी को रंजिता के भयानक तुरुप के पत्ते ने हैरान कर दिया था। रंजिता कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। अगर मैं इतनी अद्भुत होती तो मैंने ये चाल बहुत पहले ही इस्तेमाल कर ली होती और लड़ाई खत्म हो जाती। मैं राघव और सचिन की शक्ति को अवशोषित करने के लिए जल ड्रैगन का उपयोग करके ही ऐसा कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने फिर भी हमारे सभी दुश्मनों को मार डाला। अब यह राघव पर निर्भर करता है। शांभवी और अन्य लोगों ने दूर की ओर देखा, जहां समुद्री लहरें अभी भी उठ रही थी। वहां लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थी और लहरें केवल और ज्यादा तीव्र होती जा रही थी। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव सच में अद्भुत है। वो न केवल सुंदर है, बल्कि इतने शक्तिशाली भी है और वो अपने लोगों की परवाह करते हैं। अगर मुझे उनका अनुग्रह मिल जाए तो मरना भी कीमत के लायक होगा। दूर के उस लगभग सर्वनाश जैसे दृश्य को देखकर काफी युवतियों के दिल डोल गए थे। शांभवी और रंजिता ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने दूसरे की आंखों में लाचारी और कड़वाहट का निशान देखा। जब वे पहली बार एक्सुएंशन दाओस सेक्ट में शामिल हुई थी तो उन्हें लगा था कि राघव सिर्फ एक नया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो एक शूटिंग स्टार की तरह ऊपर उठ गया। अब वे केवल उसे देख ही सकती थी। एक अद्वितीय नायक का आकर्षण स्वाभाविक रूप से अजय था। लगभग उन सभी ने आशा की कि वे अपने जीवन भर ऐसे व्यक्तित्व के साथ रह सके। इसके अलावा राघव का आकर्षण केवल उनकी अद्वितीय शक्ति तक ही सीमित नहीं था। सबसे भावुक करने वाला पहलू यह था कि वह दूसरों की परवाह कैसे करते थे। अगर कोई उनके भाइयों या बहनों को छूता तो वो तुरंत एक शैतानी देवता बन जाते और अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ते। वो एक अदम्य शैतानी देवता की तरह थे। ये एक बहुत ही खतरनाक एहसास था, फिर भी ये बहुत उत्तेजक भी था, जिससे उनमें उसे वश में करने या उसके द्वारा वश में होने की इच्छा पैदा होती थी। धमाका! विशाल समुद्री लहरों ने उड़ने वाली नाव को और दूर हटने के लिए मजबूर कर दिया। लहरों के मूल में राघव अभी भी सुनहरे दैत्य से लड़ रहे थे। उनके असमान आंकड़े लगातार टकरा रहे थे। राघव के 108,000 अमर मंच उसमें इतनी ऊर्जा डाल रहे थे कि उन्हें लगा जैसे उनकी नाड़ियां सूजने लगी हैं। यह एक संकेत था कि वे अपनी सीमा तक पहुंचने वाले थे। तो मेरा शारीरिक शरीर केवल 108,000 अमर मंचों की शक्ति का 80% ही सह सकता है, लेकिन ये काफी है। राघव मुस्कुराए। उन्होंने आखिरकार अपनी सीमा का परीक्षण पूरा कर लिया था। असली लड़ाई अब शुरू हुई। गूंज! ब्लड ड्रिंकर के रून घूमने लगे और एक उग्र आभा फट पड़ी। ब्लड ड्रिंकर के रून सक्रिय हो गए और ऐसा लगा मानो कोई प्राचीन दानव जाग रहा हो। एक भयानक दबाव चारों ओर छा गया। सचिन का सुनहरा दानव पलक झपकते ही पीछे धकेल दिया गया। तुम एक किंग आइटम की शक्ति को कैसे सक्रिय कर सकते हो? सचिन पूरी तरह से सदमे में था। किंग आइटम्स ऐसे हथियार थे जिन्हें केवल किंग्स ही इस्तेमाल कर सकते थे। उन्हें उपयोग करने के लिए जेड कोर की शक्ति चाहिए होती थी। अगर बात विशुद्ध शक्ति की हो तो सचिन आसानी से रियल्म के पार जाकर किंग्स को हरा सकता था, लेकिन यह सिर्फ सिद्धांत में था। हकीकत में अगर उसका सामना किसी किंग से होता तो उसकी शक्ति उसे केवल भागने में मदद कर पाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि किंग्स अपने किंग आइटम्स को सक्रिय कर सकते थे। उनकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। जहां तक सचिन की बात है, भले ही उसके पास एक किंग आइटम था, उसे अपने किंग आइटम का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हासिल था। वो उसे इस्तेमाल तो कर सकता था, पर उसकी असली शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था। एक किंग आइटम जो अपनी शक्ति को बाहर नहीं निकाल सकता था, उसके दो उपयोग थे। पहला ये कि क्योंकि उसकी सामग्री काफी सख्त थी, इसलिए उसके टूटने की चिंता नहीं थी। दूसरा कारण था रॉब जमाना। फाउंडेशन फोर्जिंग रियल्म में ऐसे प्रतिभाशाली लोग बहुत कम थे जो किसी किंग आइटम को अपने अधीन कर सके। इसलिए
किंग आइटम का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए काफी असरदार था, लेकिन राघव का ब्लड ड्रिंकर अलग था। इसका इस्तेमाल दिखावा करने के लिए नहीं किया जाता था। यह उसका साथी था जो उसके साथ लड़ता था, और उन दोनों के बीच एक सच्चा रिश्ता बन चुका था। ब्लड ड्रिंकर अपनी शक्ति राघव को देने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी ओर राघव किसी अन्य किंग आइटम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दूसरे किंग आइटम्स कंजूस पत्नियों की तरह थे। उनका पैसा उनका अपना था और किसी और को उसे छूने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। यह तुलना थोड़ी भद्दी है, और यह सचमुच ऐसी ही थी। सचिन के किंग आइटम ने सचिन को स्वीकार कर लिया था, पर वो अब भी वही था, जबकि आइटम अब भी आइटम ही थी। यही वजह थी कि राघव द्वारा एक किंग आइटम की शक्ति को सक्रिय करने की बात से सचिन हैरान और जलभुन रहा था। वो असाधारण रूप से क्रोधित था, क्योंकि ब्लड ड्रिंकर की उन्नति उसी की वजह से हुई थी। ये सोचकर उसका खून खौल रहा था। पिछली बार उसकी कोर को गंभीर चोट लगी थी, और पूरी तरह से ठीक होने में बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल हुआ था। यह सब ब्लड ड्रिंकर द्वारा उसकी ऊर्जा को सोखने के कारण हुआ था। अब उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? या मरने से पहले कुछ अंतिम शब्द कहना चाहते हो? राघव ने उपहास करते हुए कहा। सच कहूं तो ब्लड ड्रिंकर ने अभी अभी ही उन्नति की थी, और इसके कोर रून्स पूरी तरह से नहीं बने थे। यह जितनी शक्ति उजागर कर सकता था वह सीमित थी, लेकिन फिर भी यह राघव को खुश करने के लिए काफी था। ब्लड ड्रिंकर की सहायता से राघव के हमले और भी तीखे थे, और उसकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। धमाका! अचानक राघव ने स्प्लिट द हेवेंस के तीसरे रूप से सचिन को दूर फेंक दिया। अब राघव और ब्लड ड्रिंकर मिलकर उसे पूरी तरह से दबा रहे थे। सचिन का सुनहरा दानव दरारों से भर गया। जब वह पीछे हटा तो आकाश से एक नीली रोशनी नीचे आई और उसकी कमर पर लगी। एक जोरदार धमाके के साथ फटा हुआ सुनहरा दानव क्लाउड के हमले से छेद गया। कमीने, एक परों वाला जानवर भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है। सचिन ने गुस्से में स्वॉर्ड ऊर्जा की एक किरण क्लाउड की तरफ फेंकी, लेकिन यह स्वॉर्ड ऊर्जा बीच में ही राघव के कृपाण से चूर चूर हो गई। क्लाउड शक्तिशाली तो हो सकता है, लेकिन वह अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था। वह इतने शक्तिशाली हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्लाउड, बकवास मत करो, बस साइड में जाकर खेलो, राघव चिल्लाया। क्लाउड उड़ गया, जबकि राघव ने एक बार फिर सचिन पर हमला किया। अपने कृपाण के एक और वार से सचिन का सुनहरा दानव पूरी तरह से बिखर गया। यह शक्ति का शुद्ध आदान प्रदान था, जिसमें कोई दिखावा नहीं था। कमीने, मैं समुद्र के ऊपर अपनी पृथ्वी ऊर्जा की श्रेष्ठता नहीं दिखा पा रहा हूं। बस इंतजार कर, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे ड्रैगन ब्लड लीजन के शवों को ठिकाने लगाने में मदद करूंगा। सचिन दहाड़ा। ये कहने के बाद उसने 2 तावीज निकाले और उन्हें अपनी मुट्ठी पर चिपका लिया। फिर उसने अपनी एड़ी उठाई और भाग गया। उसने एक ही कदम में 100 मील पार कर लिए और पल भर में राघव की नजर से ओझल हो गया। ग्राउंड कॉन्ट्रैक्शन टैलिस्मान्स। राघव का भाव थोड़ा बदल गया। ये एक तरह का प्राचीन तावीज था, जिसका असर कदमों के बीच की जमीन को सिकोड़ने का था। यह व्यक्ति की गति को 100 गुना बढ़ा देता था। क्लाउड ने एक पक्षी की आवाज निकाली और राघव की तरफ उड़ गया। वो पीछा करने के लिए तैयार था। शिकार का पीछा करना क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो की प्रवृत्ति थी। शिकार जितना तेज होता, क्लाउड उतना ही ज्यादा उसका पीछा करना चाहता। ये उसके लिए एक चुनौती जैसा था। राघव भी पीछा करने की तैयारी में था। तभी उसकी कमर पर लगा जेड टैबलेट फिर से जला और अलार्म बजने लगा। हम्फ, जैसा कि सोचा था, वे बाघ को पहाड़ से दूर भगा रहे थे। लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन के पास सिर्फ एक बाघ नहीं है। राघव ठंडा मुस्कुराया। वो क्लाउड पर कूद गया और शांभवी को कुछ निर्देश देने के बाद वह तेजी से निकल पड़ा। सचिन का साहस पहले ही टूट चुका था और उस सुनहरे दानव ने उसकी कोर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया था। उसकी वर्तमान युद्ध क्षमता अपने चरम के 20% तक गिर गई थी और राघव को विश्वास नहीं था कि वो वापस आने की हिम्मत करेगा।
इसके अलावा अगर वो शांभवी और बाकी लोगों पर हमला करने के लिए वापस आता भी है तो शायद वो फिर कभी वापस न जा पाए। राघव चिंतित नहीं था। मार्शल हेवन अलायंस के नियमों के कारण विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किंग्स यहां दिखाई नहीं देंगे। कोई भी यहां किंग को भेजने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा करने पर वे मार्शल हेवन अलायंस के दुश्मन बन जाएंगे। अगर हमलावर केवल फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य थे तो राघव को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट अचानक एक्सपेंशन दाओ सेक्ट पर चुपके से हमला क्यों करेगा। क्या ये सचमुच केवल बदला लेने के लिए था? हालांकि एल्डर मास्टर ने कहा था कि खेती की दुनिया बेवकूफों से भरी हुई है और उन्हें अपने कामों में ज्यादा कौशल नहीं है, लेकिन इस तरह का कारण वास्तव में बेवकूफी भरा था। क्या ये दाओ सेक्ट को कमजोर करने के लिए है ताकि वे इस क्षेत्र की रक्षा न कर सके और उनके अधिकार रद्द हो जाए? हालांकि वे कैसे जान पाए कि हर कोई कहा था? सबसे पहले उन्होंने गणेश को अपनी ओर खींचने के लिए हमला किया और फिर उन्होंने शांभवी पर हमला किया। अगर राघव के पास क्लाउड नहीं होता तो केवल अपनी गति से राघव ठीक समय पर पहुंचता, बस 10,000 इंसेक्ट गिल्ड को पूरी तरह से नष्ट होते देखने के लिए। उसे केवल लाशों का पहाड़ दिखता और जैसे ही उसका गुस्सा आसमान छूता, शांभवी पर हमला होता और जब तक वह वहां पहुंचता वो एक बार फिर देर कर चुका होता। अगर यह योजना सफल हो जाती तो वो गुस्से से पागल हो जाता। क्या यह पूरी योजना उसे ही निशाना बनाने के लिए थी? जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने आगे से धमाकों की आवाजें सुनी। सिद्धार्थ, सीमा, नेहा और लक्ष्मण एक सिंग वाले आदमी से जोरदार तरीके से लड़ रहे थे। वो आदमी एक प्राचीन जाति का विशेषज्ञ था और उसके पीछे 7 स्टार्स रिफ्लेक्ट ऑन दी रानिक सी की अभिव्यक्ति थी। उसके पास एक स्टाफ भी था जो हर तरह के जादुई आर्ट्स को उजागर करता था, जिसने उसे उन चारों से समान रूप से लड़ने की अनुमति दी। वो बेहद भयानक था। वो फाउंडेशन फोर्जिंग के 9वें हेवन स्टेज तक पहुंच गया था और उसके जादुई आर्ट्स बहुत तेजी से बदलते थे, जो दूसरों को भारी पड़ते थे। लंबे भाले, बड़े हैल्बर्ड्स, उड़ती तलवारें, प्राचीन घंटियां और अन्य सभी प्रकार के जादुई आर्ट्स उससे निकलते थे। हर हमले में अपार शक्ति थी। उसकी शक्ति सचिन से भी ज्यादा थी। सिद्धार्थ ने बारबेरियन ब्लड ब्रॉन्ज बॉडी को बुलाया था और अपने डंडे से उस पर जोरदार वार कर रहा था। चाहे उसने कोई भी जादुई आर्ट आजमाया, वो सिद्धार्थ को पीछे नहीं हटा सका। हर जादुई आर्ट उसके डंडे के एक वार से टूट जाता था। सीमा लगातार हाथ के सील्स बना रही थी। सुनहरे रून्स हवा में घूम रहे थे, जो उड़ते हुए ब्लेड्स बना रहे थे जो उस पर वार कर रहे थे। वे बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक हमले थे, लेकिन उस आदमी का सींग अनगिनत रून से जल उठा, जिसने उसके चारों ओर एक बैरियर बना दिया। उसके आध्यात्मिक हमले आसानी से वापस उछल गए। अब सीमा उससे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में मुकाबला कर रही थी। उसे जल्द से जल्द उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को खत्म करने की जरूरत थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत शक्तिशाली थी। इस बीच नेहा पवन ब्लेड्स के समुद्र से घिरी हुई थी। उसने पूरी ताकत से हमला किया और साथ ही उसने लक्ष्मण की रक्षा के लिए पवन ब्लेड्स का एक बड़ा ढेर रखा। उन चारों में लक्ष्मण इस प्रतिद्वंद्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उसकी स्वॉर्ड ऊर्जा किसी भी सुरक्षा को तोड़ सकती थी जिसे उसका प्रतिद्वंद्वी बुलाता था। अपनी पिछली लापरवाही के कारण लक्ष्मण की तलवार उसकी सुरक्षा को तोड़कर उसकी पीठ पर लगी थी। अगर उसके कपड़ों में अपनी शक्तिशाली सुरक्षा नहीं होती तो वह मारा गया होता। उसके बाद उसने लक्ष्मण को अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में मारने पर ध्यान केंद्रित किया था। चूंकि लक्ष्मण एक सेलेस्टियल नहीं था, इसलिए वो खुद को ठीक नहीं कर सकता था और उसकी रक्षात्मक शक्ति कम थी। लेकिन सिद्धार्थ भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और सीमा और नेहा भी उसे रोक रहे थे। वो लक्ष्मण को मारने का मौका नहीं ढूंढ पाया। इसके बजाय उसे लगातार उसके हमलों से सावधान रहना पड़ा। वे पांचों हवा में दूर लड़ रहे थे। नीचे ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा मनोज के नेतृत्व में हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के 30,000 से अधिक शिष्यों से लड़ रहे थे। अचानक आकाश में एक विशाल आकृति दिखाई दी।
और एक नीली रोशनी एक रैंक 6 सेलेस्टियल के शरीर से गुजर गई और उसे तुरंत मार डाला। बॉस वापस आ गए हैं। ड्रैगन ब्लड लीजन ने जयकार की। उन्होंने अभी अभी लड़ना शुरू ही किया था, लेकिन राघव पहले ही लौट आया था। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन। राघव क्लाउड की पीठ से कूद गया और तुरंत शीन और जोरा को बुलाया। ध्यान से। सिद्धार्थ और बाकी लोगों से लड़ने वाले व्यक्ति ने दहाड़ा। उसने मदद के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उन चारों ने उसे रोक लिया। लक्ष्मण ने तो उसे जल्दी से बचाव की मुद्रा में आने के लिए मजबूर करने के लिए एक आत्मघाती कदम भी उठाया। सिद्धार्थ, सीमा और नेहा ने भी पूरी ताकत लगा दी, जिससे वह पीछे हटने पर मजबूर हो गया। वह केवल देख सकता था कि कैसे दोनों ड्रैगन्स हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों की कतारों को तोड़ते हुए आगे बढ़े। बचाव करो। दोनों ड्रैगन्स के दबाव को महसूस करते हुए हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के सभी शिष्यों के बाल खड़े हो गए। उन्होंने जल्दी से ढालें निकाली। धमाका। विशाल ड्रैगन्स ने 30,000 शिष्यों की कतारों को बेरहमी से फाड़ दिया। अपने पीछे खून का एक रास्ता छोड़ गए। शिष्य अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर पाते या नहीं, चाहे वे रैंक 5 या रैंक 6 सेलेस्टियल्स ही क्यों न हो। जो भी उस दोहरे ड्रैगन हमले के रास्ते में आया वो खत्म हो गया। जोरा और शीन अब एक खौफनाक स्तर तक बड़े हो चुके थे। जब उनकी शक्ति एक साथ मिली तो उनका हमला लगभग असीमित विध्वंस लेकर आया। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के 30,000 शिष्यों ने जो घेराबंदी बनाई थी वह 2 हिस्सों में कट गई और उनमें से 1/3 मारे गए। उन्हें काट डालो। बेशक वे गिनती में ज्यादा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी ड्रैगन ब्लड लीजन के फौलादी आदमी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनमें से एक भी जिंदा न बचे। राघव ने दहाड़ते हुए कहा, मारो, सबको मार डालो। राघव के आने से पहले वे उनके बचाव को तोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन राघव के एक ही वार ने उन्हें तोड़ दिया और 10,000 शिष्यों को मार डाला। अगर अब भी उन्होंने अपनी क्षमता नहीं दिखाई तो वे खुद को ड्रैगन ब्लड लीजन का सदस्य कहने के लायक नहीं होंगे। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों का सबसे मजबूत पहलू उनकी संयुक्त जादुई कलाएं थी। अब राघव ने उनकी सबसे बड़ी ताकत को चूर चूर कर दिया था और ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा तुरंत खूनी हो उठे। याद है, उस समय इन लोगों ने उन्हें गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस वक्त उन्हें हमला करने का मौका नहीं मिला था। हालांकि राघव ने सचिन को हराया था और बिलाल को थप्पड़ मारा था, पर खुद अपने हाथों से जवाब देने जितना संतोष तब भी नहीं मिला था। अब जब वही लोग जो उन पर अहंकार से भरी नजर डाल रहे थे फिर से उनके सामने आ खड़े हुए तो ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा पागल होने की कगार पर थे। भाग, बस बनते रहे पोजर। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के घबराए हुए शिष्यों में से एक को मारते हुए ड्रैगन ब्लड योद्धा खुशी से चिल्लाया। प्रतियोगिता के बाद राघव ने उन्हें बताया था कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों से लड़ते समय उन्हें उनके और अपने बीच की दूरी को कम करने की पूरी कोशिश करनी होगी। नजदीकी लड़ाई उनकी सबसे कमजोर नस थी। जब तक आप उन्हें जादुई कलाएं चलाने का समय नहीं देते उन्हें आसानी से काटा जा सकता है। आत्मा का। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के एक शिष्य ने अपनी छड़ी लहराते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा वात्मा गई भाड़ में। अब देखते हैं कि तुम कैसे आत्मा को प्रकट करते हो। एक ड्रैगन मार्क योद्धा ने उसका सिर काट दिया और उसकी लाश की तरफ इशारा किया। वो पहले ही मर चुका है, अब तुम उससे किस बात की बहस कर रहे हो? जल्दी करो और आगे बढ़ो। दूसरे ड्रैगन मार्क योद्धा ने उसे खींच लिया। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा चीतों और भेड़ियों की तरह थे जो हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों के बीच में घुस गए थे। वे पूरी तरह से घबराहट की हालत में थे। जो दूर थे वे जादुई कलाओं से पलटवार करना चाहते थे, लेकिन उनके अपने साथी शिष्य बीच में थे। अगर उन्होंने हमला किया तो वे अपने साथियों को भी चोट पहुंचाएंगे। दुविधा के उस पल ने ही ड्रैगन ब्लड लीजन को दूरी खत्म करने का मौका दे दिया। मर। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के एक शिष्य ने अपनी छड़ी हिलाई और एक रूनिक तीर निकला जिसने एक ड्रैगन मार्क योद्धा की पीठ पर वार किया। एक दबी हुई धमाके की आवाज आई और उसके कपड़े फट गए, लेकिन ड्रैगन मार्क योद्धा को कुछ नहीं हुआ। कपड़ों के छेद से सुनहरा कवच दिखाई दिया। इसके बदले तुम मरोगे, एक मासूम सी लड़की ने अपनी लकड़ी की छड़ी हमलावर के सिर पर दे मारी।
हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्य की आंखें ऊपर चली गई और वो बस यूं ही बेहोश होकर गिर गया। वो समुद्र में गिर गया और उसके पीछे खड़ी एक महिला दिखाई दी। यह लड़की वास्तव में उपचार करने वाली शिष्याओं में से एक थी। वो लॉन्ग रेंज हीलिंग कलाओं से लोगों को ठीक करने का काम करती थी, लेकिन एक बेहद दुर्लभ मौका देखकर उसने रैंक 5 सेलेस्टियल के सिर पर दे मारा, उसे बेहोश कर दिया। ड्रैगन मार्क योद्धा ने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए। वो जो स्केल आर्मर पहने हुए था वो उनका गुप्त हथियार था। राघव ने उन्हें हमला करने की हिम्मत इसलिए दी क्योंकि वे सभी अर्जुन द्वारा जाली किया गया कवच पहने हुए थे। इस कवच की बात करें तो ये कबूला करना पड़ेगा कि अर्जुन सच में एक कुशल और बारीक कारीगर है। दूसरों के लिए स्केल्ड आर्मर को प्लेट आर्मर की तरह बाहर से पहनना पड़ता है, लेकिन अर्जुन के स्केल आर्मर में स्केल्स के बीच छोटे स्प्रिंग लगे थे जिससे वह सिकुड़कर दूसरी त्वचा की तरह पहना जा सकता था। इसे शरीर पर पहनने से उनकी फुर्ती या गति पर जरा भी असर नहीं पड़ता था, तो बाहर से देखने पर दूसरे लोग पहचान भी नहीं पाते थे कि उन्होंने कवच पहना है। अर्जुन ने बहुत पहले ही ट्रेनिंग सेशन चलाए थे ताकि लोग इसकी आदत डालें। अब जब वे सच में लड़ रहे थे तो उन्हें यह बहुत स्वाभाविक लगा। जब तक वे अपने सिर को बचाए रखते थे उन्हें बाकी जगहों पर हमला होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस कवच में जो सामग्री लगी थी वो किंग आइटम स्तर की थी। हालांकि कवच एक असली किंग आइटम नहीं था, पर इसकी कठोरता लगभग उसी स्तर की थी। इसके अलावा अर्जुन ने हमलों के प्रभाव को कम करने के लिए कवच पर विशेष रुन्स अंकित किए थे। यहां तक कि अगर उन पर भारी हथियार से भी वार किया जाता तो कवच हमले की शक्ति के एक हिस्से को रोक देता ताकि वे एक ही वार में मारे न जाए। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा अब पंख लगे शेरों की तरह थे जो हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों का पूरी तरह से नरसंहार कर रहे थे, जो अब बुरी तरह से भाग रहे थे, जो अपने साथी शिष्यों की परवाह किए बिना सीधे मुड़कर भाग रहे थे। उन्हें क्लाउड ने मार डाला। धड़ाम! अचानक सींग वाले आदमी का 7 स्टार्स रिफ्लेक्ट ऑन दी रनिक सी गायब हो गया। ये वापस उसके शरीर में समाहित हो गया और उसका ब्लड ऊर्जा उबल पड़ा। उसका सींग चमकने लगा और रोशनी की एक किरण सिद्धार्थ की छड़ी पर जा लगी। सिद्धार्थ का हाथ तुरंत चटक गया और खून बहने लगा। वह तेजी से खून की उल्टी करता हुआ दूर जा गिरा। सीमा और बाकी सब हैरान थे। सिद्धार्थ की शक्ति के बावजूद वो फिर भी घायल हो गया था। ठीक इसी पल सींग वाले आदमी की छड़ी गायब हो गई। उसकी जगह एक त्रिशूल आ गया। उसने उसे अपने पीछे घुमाया। धड़ाम! वह मुश्किल से लक्ष्मण की शांत तलवार को रोक पाया। लक्ष्मण की बाहें टूट गई और उसकी तलवार हाथ से छूट गई क्योंकि वो पीछे हट गया। अब तुम्हारे मरने का वक्त है, सींग वाले आदमी ने ठिठक कर कहा और सीमा और नेहा की ओर अपना त्रिशूल घुमाया। अचानक आसमान से एक खून के रंग की तलवार गिरी। तलवार अभी पहुंची भी नहीं थी, लेकिन उसके दबाव ने सींग वाले आदमी के दिल को हिला दिया। उसने तुरंत उन दोनों पर हमला करना छोड़ दिया और उसे राघव की तलवार पर घुमा दिया। चिंगारियां उड़ी। सींग वाला आदमी चौंक गया कि राघव का कच्ची ताकत वाला दिखने वाला हमला भी वास्तव में उसके त्रिशूल को एक तरफ धकेलने में सक्षम रहा था।